हेलो एवरीवन। सामाजिक विज्ञान जो क्लास 10th में आपका एक सब्जेक्ट होता है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में डरते हैं और स्कोर नहीं कर पाते हैं। उनको ये लगता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को हमको रटना पड़ता है और एग्जाम्स में जा कर के लिखना पड़ता है, और हम कितना भी इसको जब लिखते हैं तो टीचर्स हमको मार्क्स नहीं देते हैं। उसके उसी मिथक को तोड़ने के लिए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। आपके सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट हैं जिसको आप इतिहास बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं और नागरिक शास्त्र बोलते हैं। इन चारों सब्जेक्ट जो एक ही सब्जेक्ट यानी सामाजिक विज्ञान के जो 4 पोर्शंस हैं, इन पे जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं लगभग 28 या 29 चैप्टर्स हैं। सारे चैप्टर्स के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। ये वीडियो कंप्लीट होगा। आप इस वीडियो से अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकेंगे और जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको बहुत ही बारीक एकदम लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आज आप जो है बहुत भली भांति उन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे आज से ही। ये जो चैप्टर है हिस्ट्री का, जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी हिंदी में इसको बोले तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर है, ये चैप्टर मैं लेके आऊँगा। मेरा नाम है राजीव गुप्ता। ये बेसिकली टोटली डेडिकेटेड होगा उन बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं। यूपी बोर्ड और हिंदी में उनको स्टडी मटेरियल्स बिल्कुल भी नहीं अवेलेबल हो पाते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्प होगा जो ऑलरेडी किसी का गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते हैं और उनको वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सेक्शन होता है, ऑलरेडी वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सेक्शन होता है, उनको विश्व के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी लेनी होती है, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इस चैप्टर के टोटल 4 वीडियो आएंगे और इसको हम जानेंगे किस नाम से, लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर 2, लेक्चर थर्ड, लेक्चर 4। सो लेट्स बिगिन। जो चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। मैं पूछूं आपसे कि यूरोप क्या है? लिखा हुआ है यूरोप। तो सबसे पहले जो चैप्टर है इसको हम समझते हैं कि जो यूरोप क्या है। आपको पता होगा कि पूरी की पूरी जो धरती है ना, ये गोल है, ठीक है। जो धरती गोल होती है, इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स है, यानी 7 जो है महाद्वीप होते हैं। उन्हीं 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है जिसको बोलते हैं यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप आज जब 2020 की हम बात कर रहे हैं तो इस यूरोप महाद्वीप में लगभग 50 से ज़्यादा देश हैं, छोटे बड़े सारे मिला करके 50 से ज़्यादा देश हैं इसमें। तो इस यूरोप में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई थी। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है बेसिकली इसी के बारे में है। आप इसमें पढ़ेंगे कि एक क्रांति शुरू होती है फ्रांस नामक देश से। ऑलरेडी अगर आप क्लास 9th में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि फर्स्ट जो चैप्टर है फ्रांस की क्रांति से शुरू हुई थी। फिर जर्मनी की क्रांति पढ़े होंगे, रसिया में क्रांति कैसे हुई पढ़े होंगे। तो इन सारी चीज़ों से कैसे जो फ्रांस की क्रांति हुई वो लोगों के अंदर में एक भावना जागृत कर दी कि हमारे भी देश में एक राजा शासक नहीं होना चाहिए। उस राजा को हटा करके हमारे भी देश में एक लोकतंत्रात्मक शासन होना चाहिए, को जो हमारा जो शासक हो हम लोगों के द्वारा, सिंपल लोगों के द्वारा चुना जाए। तो सबसे पहले बात यूरोप की। तो पहले मैं यूरोप का मैप दिखाता हूँ। ये जो मैप है, ये मैप आप देख सकते हैं, यूरोप का मैप है। ये ऐसे दिखता है आपका यूरोप। यूरोप एक महाद्वीप है, ठीक है। ये यूरोप के एक महाद्वीप है और ये जो अलग अलग कलर्स में देख रहे हैं यहाँ पे, ये अलग अलग कंट्री की बाउंड्रीज हैं। जैसे येलो कलर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ देखिए एक कंट्री है पुर्तगाल, यहाँ एक कंट्री है जर्मनी, यहाँ एक कंट्री है नॉर्वे, यहाँ है बेलारूस बोलते हैं, यहाँ इटली एक कंट्री है, यहाँ एक सर्बिया कंट्री है। तो ये सारी सारी कंट्री हैं। अदर भी कंट्री हैं, जैसे एक कंट्री आपका स्पेन है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है, ये एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, ये यूक्रेन कंट्री है, ये जो है रोमानिया कंट्री है। तो ये अलग अलग कंट्री हैं। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। पॉलिटिकल मैप हिंदी में राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र का मतलब कि जिस मैप में, जिस मानचित्र के माध्यम से हमें अलग अलग देशों की जो बाउंड्री होती है, सीमाएं होती है, ये पता लगती है, देशों के नाम पता लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे कि वो राजनीतिक मानचित्र है। तो ये भी एक तरीके का यूरोप का राजनीतिक मानचित्र है। तो इसमें कुछ देश जो हैं, आपको नाम एकदम दिमाग में बैठा लीजिए।
इनका लोकेशंस भी दिमाग में हो। सबसे पहले बात करते हैं किनकी, इनकी। ये कंट्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आइलैंड कंट्री जिसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। कई लोग इनको ब्रिटेन भी बोलते हैं और ये ब्रिटेन भी है एक्चुअली में। आपको पता होगा कि इंडिया के ऊपर में जो हमारा भारत देश है उस पे अंग्रेजों ने शासन किया था। तो जो वो अंग्रेज थे वो कहाँ के थे, ये इस देश के रहने वाले थे जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के बगल में एक कंट्री जिसका नाम है आयरलैंड, ठीक है। यहाँ नॉर्थ में आएंगे तो 3 कंट्री हैं आपके, एक है नॉर्वे, दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलैंड। यहाँ समझ गए। फिर से यहाँ पे जब आएंगे तो 3 मेजर मेजर कंट्री हैं। एक का नाम है फ्रांस, ये फ्रांस कंट्री जो ग्रीन वाला है। इसके साउथ में डायरेक्शंस का पता होगा, हमेशा टॉप में ऊपर में नॉर्थ होता है, इसके अपोजिट में साउथ, इस डायरेक्शन में ईस्ट होता है और इसके अपोजिट में होता है वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में देखिए फ्रांस जो कंट्री है आप देख रहे हैं, ये रहा आपका फ्रांस, ठीक है। तो इसके अगर मैं पूछूं पड़ोसी देश कौन कौन से हैं तो आप बोलेंगे कि सर फ्रांस जो है, स्पेन एक कंट्री है जो इसके साउथ में पड़ता है, ये ईस्ट में एक कंट्री है इटली पड़ता है, यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है स्विट्जरलैंड पड़ता है, फिर से ईस्ट में एक कंट्री है जर्मनी पड़ता है, और यहाँ पे 2 जर्मनी और फ्रांस के बीच में 2 छोटे छोटे कंट्री हैं। ये ऊपर वाले कंट्री को बोलते हैं वो बेल्जियम है, और ये बीच वाला जो येलो कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है, ये नेदरलैंड है। ये कंट्री हैं, इनके मैप आप दिमाग में रखेंगे। तो ये जो मैप है ये 2020 का मैप है, ठीक है ना। इन कंट्रीज के नाम आप याद रख लीजिए क्योंकि इनकी जो है जरूरत पड़ेगी। तो आप समझ गए कि इस जब भी हम नाम लेंगे यूरोप का तो यूरोप किसी देश का नाम नहीं है, ये जितने भी सारे कंट्री देख रहे हैं ना इन सबको एक साथ में हम यूरोप बोलते हैं। समझ में आई बात। तो ऐसा क्या हुआ कि एक क्रांति हुई फ्रांस से और ये क्रांति अलग देशों में पहुंची, तो राष्ट्रवाद की भावना जो है जागृत हो गई, यूरोप समझ गए। अब दूसरा जो वर्ड है उसका नाम है राष्ट्रीयवाद या राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद किसे बोलते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है कि जिस किसी भी राष्ट्र में या देश में जो उसके सदस्य होते हैं, यानी देश में रहने वाले लोगों को नागरिक बोलते हैं। जब किसी देश के नागरिक अपनी पहचान को बढ़ावा देने के लिए, अपनी पहचान को बढ़ावा देने के लिए बोलें कि हमारा एक राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए, एक राष्ट्रीय प्रतीक होना चाहिए, एक राष्ट्रगान होना चाहिए, और इसके लिए जितने भी देश में रहने वाले लोग हैं वो देश के लिए कुछ भी करने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार होने लगते हैं, तो उस विचारधारा को बोलते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र के लिए कुछ भी कर गुजरना है और राष्ट्र के विकास में हमें योगदान देना है, ऐसी विचारधारा को बोलते हैं राष्ट्रवाद। तो जहाँ राष्ट्रवाद की भावना यार उसकी जड़ कहाँ होती है, वो जड़ होती है उसके झंडे में। तो झंडे को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय ध्वज। उसके प्रतीक में, जैसे हमारे इंडिया का भी एक राष्ट्रगान है, एक राष्ट्रीय प्रतीक है, वैसे ही है। वो क्या हमें दर्शाता है, वो हमें दर्शाता ये है कि हम अपने देश से कितना प्यार करते हैं, हम अपने देश को कितना मानते हैं, वो हमारी क्या है, पहचान है। ऐसी जब भावना हमारे अंदर जागृत होती है तो उसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। तो चूंकि ये राष्ट्रवाद स्टार्ट हुआ था यूरोप कॉन्टिनेंट महाद्वीप में, और यूरोप में महाद्वीप में बहुत सारे कंट्री हैं, इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं, यूरोप का यूरोपीय राष्ट्रवाद। इसका उदय कैसे हुआ सब। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है कि आखिर ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। हुआ क्या था कि 19वीं शताब्दी का जो मध्य था, जब बोल रहे हैं 19वीं शताब्दी तो 19वीं शताब्दी का मतलब ये हो गया 1800 से लेके 1899 तक, 1800 से लेके 1899। 19वीं बोलेंगे तो 100 साल पीछे आ जाइए और 99 तक चले जाइए। 17वीं बोलेंगे तो 16 तक आ जाइए, 99 तक चले जाइए। तो 19वीं शताब्दी के मतलब क्या हुआ था कि 19वीं शताब्दी का मध्य मतलब जब 1850 का दशक था, तो उस टाइम यूरोप के, अभी ये जो मैप देखें ना आप, ये मैप में जितनी आप कंट्री देख रहे हैं अभी में 2020 में, ये वैसे नहीं थे उस टाइम में। यानी आज से लगभग 150-200 साल पहले ये कंट्री के जो नाम हम देख रहे हैं अभी, ये सारी कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी। उनका जो रूप था अलग अलग था, और जितने भी क्षेत्र थे ना उन क्षेत्रों पे, यानी
यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग वंश के राजा जो है उनका साम्राज्य हुआ करता था, वो लोग क्या करते थे उस पे शासन करते थे। और ये जितने भी शासक थे वो क्या थे, राजतांत्रिक थे। मतलब इंडिया में भी आप देखें ना कि मुगल बादशाह हो गए, कोई चंद्रगुप्त हो गया, कोई समुद्रगुप्त हो गया, कोई अशोका हो गया, वो शासक कर रहा है, कोई चालुक्य डायनेस्टी का है वो शासक कर रहा है। तो वैसे यूरोप में भी था कि हर जगह राजा 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 उनका साम्राज्य हो रहा है, वहां पे शासन कर रहे हैं, दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, उनसे उनकी जमीन हड़प के अपने में मिला रहे हैं। तो राजतांत्रिक शासन थे, और जितनी की जितनी प्रजा थी, प्रजा का मतलब जो आम लोग थे, उनके ऊपर उनका नियंत्रण हुआ करता था। धीरे धीरे क्या हो गया कि समाज में बदलाव आने लगा, लोग थोड़े से पढ़ लिख के होशियार होने लगे, तो उन्होंने क्वेश्चन शुरू कर दिए कि आखिर एक राजा हमारे ऊपर शासन क्यों करेगा। तो जब ऐसे ऐसे विचारधाराएं उत्पन्न हुई तो लोगों का दिमाग बदलने लगा, और एक भावना जागृत हो गई राष्ट्रवाद की कि हम जितने भी इंसान हैं हमारे साथ इंसानियत जो होनी चाहिए, हमारे साथ इंसानियत वाली बर्ताव होनी चाहिए, हमारे पास भी कुछ अधिकार होने चाहिए। आप राजा होकर के कुछ भी नहीं कर सकते, किसी को भी सजा नहीं दे सकते, आप पे उस पर नियंत्रण होना चाहिए। तो ये जब भावना जागृत हुई राष्ट्रवाद की, तो सबसे पहले एक क्रांति शुरू हो गई। कब की? 1789 में क्या हुआ कि फ्रांस, अभी देश देखे है ना फ्रांस, वहां के लोगों ने क्या कर दिया, हंगामा कर दिया। वहां के एक राजा थे, उनका नाम था लुई 16, लुई 16 नाम था, लुई 16 उनका नाम था। तो वहां के लोगों ने क्या कर दिया, क्रांति कर दिया, जिसको बोलते हैं फ्रांस की क्रांति के नाम से। और उन्होंने क्या कर दिया, फ्रांस की क्रांति से कर दिया कि जो राजा थे उनको राजगद्दी से हटा दिया, और वहां पे प्रजातंत्र हो गया। प्रजातंत्र हो गया, प्रजातंत्र का मतलब कि अब जो शासक है वो लोग दो है अपने प्रतिनिधियों को चुनने लगे। अब ये सिलसिला जो फ्रांस से शुरू हुआ यूरोप के अन्य भागों में भी चला गया, और 20वीं शताब्दी आते आते जो है कई देशों में जो है आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो है क्या हो गई, इस्टेब्लिश्ड हो गई, प्रतिस्थापित हो गई। प्रजातांत्रिक व्यवस्था का मतलब कि हमारे जो राष्ट्रपति या यूं कहें प्रधानमंत्री होंगे, वो लोग जो है वोट दे करके चुनेंगे। अब ये नहीं कि कोई राजा था, राजा के घर उनका बेटा जो पैदा हुआ है वही अगला राजा नियुक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा नहीं होता है, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, प्रजातांत्रिक बोलेंगे। यानी इस व्यवस्था में किसको चुनने का अधिकार है, लोगों को चुनने का अधिकार है कि उनके जो है राजा यानी उनके जो प्रतिनिधि हैं वो कौन होंगे, लोग वोट दे करके चुनेंगे। तो क्रांति हुई कब, ये क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई। तो ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई ये राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति के रूप में जानी जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रांस के लोगों ने पहली बार ये मिसाल पेश किया कि हम भी क्या कर सकते हैं, अगर बगावत करें तो राजा को राजगद्दी से हटा सकते हैं, सबके लिए अधिकार दिलवा सकते हैं। जो शक्ति है एक व्यक्ति के हाथों में, वो शक्तियों का हम बंटवारा कर सकते हैं। तो फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों ने क्या लिखा, अपने देश का संविधान लिखा, और उस संविधान में ये बोला कि जो भी हमारे शासक होंगे उनके क्या क्या अधिकार होंगे, और जो उनके अधिकार होंगे उनकी क्या शक्तियाँ होंगी, देश को कैसे चलाना है, वो सारी चीज़ें लिखा उसमें। तो ये जो 1789 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ कि राजतंत्र से कैसे हुआ, राजतंत्र से आ गया नागरिकों के हाथों में। तो ऐसा मानने जाने लगा ये कि अब फ्रांस के जो लोग हैं वही अपने देश का भविष्य तय करेंगे। तो अब वहां पे जो क्रांतिकारी लोग हुए, तो क्रांतिकारियों में से सबसे बड़े क्रांतिकारी थे, उनका नाम था राबेस्पियर। ठीक है। तो राबेस्पियर ने क्या किया कि लोगों को क्या करते थे, वो शिक्षा देते थे। को कई सारे बुद्धिजीवी लोग थे, वो ये कहते थे कि जो शक्तियाँ होती है, शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब कि कानून बनाने का अधिकार किसी और को दे दीजिए, कानून को लागू करने का अधिकार किसी और को दे दीजिए, और अगर न्याय देने वाला जो अधिकार होता है वो किसी और को दे दीजिए। यानी शक्तियों का पृथक्करण तीन जो है भागों में बांटने की बात की। तो अब ये जो क्रांतिकारी जितने भी लोग हुए वो चाहते थे कि अब ये नहीं, फ्रांस से हमने राजा को हटाया है, यूरोप के अलग अलग देशों से भी हमको क्या करना है, लोगों को जागृत करना है। और जागृत करने के बाद में जागृत करने के बाद में क्या करना है, वहां पे भी प्रजातंत्र जो है स्थापित करनी है राजतंत्र को हटा करके। तो फ्रांस के लोगों ने क्या किया कि जो एकता की भावना स्थापित करने के लिए कुछ काम किए। पहला क्या किया कि उन्होंने कहा कि हमारी जो जमीन वो हमारी क्या है, मातृभूमि है, हमारी पितृभूमि है। और ऐसे समाज की अवधारणा पर उन्होंने बल दिया कि जिसमें क्या हो कि संविधान उसका लिखा जाए तो सारे लोगों को समान अधिकार हो। यानी
किसी जो अगर टैक्स देना है, कर देना है, कर जो सरकार को हम देते हैं सारे लोग दें। अगर कोई भी बिजनेस कर सकते हैं वो देंगे। रोड पे अगर रोड बनना है तो सबको चलने का अधिकार हो। लोगों को अधिकार जो है सबको मिलना चाहिए। दूसरा, फ्रांस के लोगों ने किया कि एक प्रतीक होता था, अब राजा हैं तो राजा का एक अलग ही झंडा हुआ करता था, ठीक है। तो ये अगर जैसे कि फ्रांस में बुर्बो डायनेस्टी थी, लास्ट वाली बुर्बो वंश का शासन चलता था, तो उनकी एक जो है झंडा हुआ करता था, उसको हटा करके फ्रांस का एक झंडा बनाया गया, अलग कलर का, 3 रंग के थे। तो फ्रांस का झंडा बोला गया कि अब से अगर कोई बोला गया कि तुम किस देश के हो, तो अगर हम बोलेंगे फ्रांस देश के हैं तो हमारा जो है ये झंडा होगा। जब हम बात कर रहे थे ना, अभी मैं बता रहा था कि फ्रांस, अभी वाला मैप देखें ना, अब ये देखिए, ये स्पेन कंट्री है, फ्रांस है। ये जो मैप है ये है आपका 1600 का, ठीक है ना। ये जो मैप है 1600 का है। अभी एक और मिलेगा। पिछले वाले मैप में आप देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक कंट्री आपको दिख रही है, जर्मनी है ना, येलो कलर की। इस मैप में आप देखेंगे जर्मनी नाम का कहीं नामो निशान नहीं। ये फ्रांस था, यहाँ पे अलग डायनेस्टी के शासन थे, यहाँ पोलैंड था, यहाँ लिथुआनिया था, और यहाँ पे एक कंट्री है नई जिसका नाम है प्रूसिया। क्या नाम था? प्रूसिया। और ये जो फ्रांस है इसकी जो कैपिटल राजधानी है ये पेरिस में, और इसके जो पड़ोसी देश है यहाँ हुआ करता था नेदरलैंड, अलग डायनेस्टी के शासन करते थे। और ये जो येलो वाली जो लाइन बन रही है ना, ये जो है ये डायनेस्टी हुआ करती थी रोमन एम्पायर की। यहाँ पे रोमन यानी रोम साम्राज्य के लोग शासन करते थे। तो ये देख रहे हैं ना मैप, ये मैप को देखिए, और यहाँ पे ये बुल्गारिया है। अलग अलग कंट्री का जो बाउंड्री है वो बेसिकली क्या है, अलग है अभी वाले मैप से। क्यों? क्योंकि अलग अलग वंश के लोग शासन करते थे। तो क्या होता था कि जब एक राजा दूसरे राजा पे अटैक करते थे तो वो क्या करते थे कि उनके राज्य को अपने में मिला लिया, तो उनकी बाउंड्री बढ़ गई, जो हार गए उनकी बाउंड्री घट जाती थी। ये सारी दिक्कतें होती थी। एक और मैप आपके सामने, ये 1500 ईस्वी का है। देखिए ये मैप और अभी अलग है इससे, यानी 100 साल पहले अगर और चलेंगे तो फ्रांस जो पूरा यूरोप का नक्शा ही अलग है। देखिए स्पेन अभी भी कंट्री है, उस टाइम भी होती थी, पुर्तगाल भी था, ये फ्रांस भी था। अब यहाँ पे देखिए ये हुआ करता था पूरा, ये जो ये वाला इलाका देख रहे हैं, इसका नाम था होली रोमन एम्पायर। यानी रोमन एम्पायर का मतलब रोम साम्राज्य, रोम साम्राज्य। और यहाँ पे देखिए अभी वाला जो कंट्री देख रहे थे आप, पोलैंड और जर्मनी, उन दोनों को मिला करके एक ही कंट्री हुआ करती थी, इसका नाम है पोलैंड लिथुआनिया। पोलैंड लिथुआनिया, ये स्वीडन है, ये डेनमार्क है, स्कॉटलैंड हुआ करता था, ये इंग्लैंड हुआ था। इंग्लैंड बोलते थे उस टाइम, अभी क्या बोलते हैं इसको? यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। ये हंगरी कंट्री है, माल्डोवा है। और ये वाली कंट्री को क्या बोल रहे हैं? ऑटोमन एम्पायर। कितना बड़ा ऑटोमन एम्पायर आप देख सकते हैं। ऑटोमन एम्पायर हो गया, रोमन एम्पायर हो गया। लेकिन आज के ज़माने में ये वाला जो पोर्शन है इसमें 10-12 कंट्री हो चुके हैं, सारे टूट टूट चुके हैं। वो किसके कारण से हुआ? प्रजातंत्र के आने के बाद से। अब जब फ्रांस में क्रांति हुई तो राजा जो क्या करते थे, जब भी बैठक करते थे ना, तो उनके जितने भी मंत्री लोग थे, मंत्रियों को एक साथ बोलते थे स्टेट जनरल। लेकिन जब लोग रॉबेस्पियर ने बगावत करी तो वहाँ पे जब संविधान लिखा गया तो स्टेट जनरल का नाम बदल करके रख दिया गया नेशनल असेंबली। और वहाँ पे लोगों ने क्या किया कि राष्ट्र को, यानी राष्ट्र में एकता प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक राष्ट्रीय गीत बनाया। जैसे हमारे इंडिया में है ना, वंदे मातरम एतादृश स्वदेशम, और राष्ट्रगान जनगण मन अधिगानक जय है। वैसे ही फ्रेंच भाषा में वहाँ पे क्या किया गया, एक राष्ट्रीय गाना लिखा गया। जितने लोग युद्ध में शहीद हो गए थे, सैनिक तो युद्ध लड़ेंगे, तो उन शहीदों को नमन किया वहाँ के लोगों ने। और एक जो है प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जिसमें सारे नागरिकों के लिए, बात हो रही है किसकी? सारे नागरिकों के लिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देते हैं। जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी ना, वो 3 भागों में बांटी गई थी। उनको स्टेट बोलते थे। क्या बोलते थे? स्टेट। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में चर्च के लोग आते थे, जैसे हमारे वहाँ हिंदू होता है। अब चूंकि फ्रांस में सारे लोग क्रिश्चियन ही हैं मैक्सिमम, तो वो लोग चर्च में जो पादरी लोग होते हैं फर्स्ट कैटेगरी में आते थे। राजा भी आते थे। दूसरे कैटेगरी में राजा और इनके मंत्री लोग आते थे। और तीसरे कैटेगरी में जितने भी आम आदमी हैं, बिजनेसमैन हैं, नौकरी करने वाले, पढ़े लिखे, अनपढ़, सारे लोग जो थर्ड स्टेट में आते थे। अब फ्रांस में सिस्टम ये क्या था कि जो टैक्स देना था, वो टैक्स देने का काम होता था केवल थर्ड स्टेट देंगे। इन लोगों को जो है बहुत सारी छूट मिलती थी, टैक्स नहीं देना था। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वाले को टैक्स नहीं देना पड़ता था, इनको बहुत सारे अधिकार भी थे। तो लोगों ने क्या किया कि नहीं,
अब ये व्यवस्था चेंज करिए, अब क्या करना है सभी नागरिकों को, यानी अब फर्स्ट स्टेट के हैं, सेकंड स्टेट के हैं, थर्ड स्टेट, कोई मतलब नहीं है, सबके लिए एक ही नियम होगा। अगर विशेषाधिकार मिलना है सबको मिलेगा, टैक्स देना है तो सबको देना है। उसके बाद में फ्रांस, अब अलग अलग डायनेस्टी के लोग शासन करते थे पूरे फ्रांस में, तो कस्टम ड्यूटी लगती थी। कस्टम ड्यूटी किसको बोलते हैं कि आप मान लीजिए कि आप किसी गांव में रहते हैं, आपको आपको कोई व्यापार करते हैं और अपने गांव से किसी दूसरे गांव में जा करके या शहर में जा करके आपको सामान बेचना है, तो शहर में जाएंगे तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपके ऊपर क्या लगाती थी, कस्टम ड्यूटी, कि आप मेरे राज्य में अपने गांव को छोड़ के या शहर छोड़ के दूसरे शहर में आए हो तो तुम्हारे ऊपर कुछ टैक्स देना पड़ेगा। तो फ्रांस में जो ये सिस्टम था ना कि फ्रांस के अंदर ही बाउंड्री में ही अगर एक जगह से दूसरे जगह जाने पे टैक्स जो लगता था उसको समाप्त कर दिया वहाँ के लोगों ने। भार और मापन की एक मानक पद्धति बनाई गई कि अब इसको जो है कुछ भी माप तौल करना है तो उसको पौंड में मापेंगे, और पूरे फ्रांस में आप जो है कहाँ रहिए, या पेरिस में रहिए या फिर आप बास्तिल में रहिए, फ्रांस के कुछ शहर हैं, किसी भी शहर में रहिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो जिस भी इलाके में रहेंगे यही मानक पद्धति अपनाई जाएगी। और वहाँ पे जो क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती थी, क्षेत्रीय भाषा को नेपल्थ में ढकेल दिया गया। नेपल्थ का मतलब उसको हटा दिया गया और बोला गया कि सारे देश के लोगों को अब फ्रेंच जो भाषा है सीखनी है और ये जो है हमारी राष्ट्र भाषा घोषित होगी। इसके कारण क्या हुआ कि लोगों के अंदर में एकता का भावना जागृत होने लगा। क्रांतिकारी जो लोग थे उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि यूरोप के अन्य भागों में भी जितना तानाशाही है कि जहाँ भी राजा लोग शासन कर उनको हटाना है, और वहाँ राष्ट्र का वहाँ पे जो है राष्ट्र की जो स्थापना करेंगे, जो नया राष्ट्र बनेगा, यानी वहाँ पे जब लोकतंत्र आएगा, लोकतंत्र आएगा तो लोकतंत्र बैठाना, ये फ्रांस के लोगों ने क्या किया, मिशन स्थापित किया। अब जो फ्रांस में क्रांति हुई, ये क्रांति हुई 1789 में, ये चली 10 सालों तक। उसके बाद में फिर ये क्रांति शुरू हुई और 1815 में जाके खत्म हुई। तो जब ये क्रांति उनके वहाँ ली, यानी राजगद्दी हट गया, राजा साहब हट गया, गद्दी से हटा दिए गए और वहाँ पे प्रजातंत्र आ चुका था। लेकिन उसके साथ ही क्या हुआ कि फ्रांस, यूरोप के अन्य भागों पे इसका प्रभाव पड़ा। वो क्या प्रभाव पड़ा, ये जो फ्रांस में जो गतिविधियां हो रही थी, यूरोप के अन्य शहरों के लोग इसको समझ रहे थे, देख रहे थे, अरे ये क्या हो रहा है, और वो भी जोश में आ रहे थे कि हमको भी एक दिन जो है अपने देश में ऐसा करना है। जो लोग भी वहाँ पे शिक्षित हुए, मध्य वर्ग कहलाए, उन्होंने क्या किया, जैसे अपने वहाँ इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, वैसे वहाँ पे फ्रांस के लोग क्या बनाते थे, जो वहाँ पे स्टूडेंट थे, पढ़ने वाले बच्चे थे, वो जैकोबियन क्लब बनाते थे। उसमें प्लानिंग की जाती थी कि कहाँ हंगामा करना है, कैसे हड़ताल करना है, कैसे लोगों को नई चीज़ों की जानकारी देनी है, तो जैकोबियन क्लब बनाए जाते थे। तो इन गतिविधियों में क्या होता था, अब जैकोबियन क्लब की गतिविधियों में ये क्या होता था कि जो फ्रांस की सेना का अतिक्रमण जो है, फ्रांस की सेना अगर कहीं भी अटैक करती थी उसका रास्ता साफ करना था, कि उसको बंद करवाना था। उसके बाद में जो फ्रांस की सेना थी, अब जब यहाँ पे प्रजातंत्र आ गया तो फ्रांस की सेना ने क्या किया कि उसके जितने भी पड़ोसी देश थे वहाँ पे क्या कर लिए, घुसपैठ कर लिए। घुसपैठ का मतलब उन पे अटैक करके वहाँ के राजा को राजगद्दी से हटा करके वहाँ को अपने राज्य में मिला लिया। कहाँ कहाँ, हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, बहुत सारे भागों पे। और वहाँ पे क्या कर दिया, राष्ट्रवाद की भावना जो है जागृत करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि 1799 तक जब ये चल रहा था तो उसके बाद में अब फ्रांस की जो सेना थी उसमें एक सेना अध्यक्ष हुआ करता था जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि ये फ्रांस के अंदर में ये चाहता था कि फ्रांस का जो साम्राज्य थोड़ा और इसको बड़ा किया जाए, और इसको बड़ा किया जाए, तो इसने क्या किया, ये लीडर बन गया, नेता बन गया 1799 में। और 1804 के भी में ये फ्रांस का क्या बन गया, राजा बन गया, खुद को जो है फ्रांस का राजा घोषित कर लिया। अब फ्रांस में जो अभी प्रजातंत्र आया था, राजतंत्र, उसने इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। उसने क्या कर दिया, जो फ्रांस में प्रजातंत्र थी इसको खत्म कर दिया और फिर से ये क्या बन गया, अपने देश का राजा बन गया। इसलिए जो फ्रांस में फिर से क्या स्थापित हो गया, राजतंत्र। ये जो है 1804 से 1815 के बीच में फ्रांस का बादशाह बना रहा। 1815 में वाटरलू नाम का एक जगह, वाटरलू नाम का एक जगह था, वहाँ जो है नेपोलियन युद्ध किया किसी राजा के साथ में और इस युद्ध में हार गया, वहीं मारा गया। उसके बाद से जब फ्रांस में स्थिति जो है सुधरने लगी, तो भले ही इसने राजतंत्र फिर से स्थापित कर दिया हो, लेकिन इसने प्रशासन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बदलाव किया था और उसको बनाने की कोशिश, इसने बहुत सारे कानून बनाए। जैसे 1804 में एक सिविल कोड बनाया था जिसको बोलते हैं नेपोलियन कोड। कानून बनता है ना तो उसी को बोलते हैं कोड।
तो नेपोलियन कोड में इसने ये बोला था कि जर्म अगर किसी भी आप किसी चर्च के घर पादरी के घर पैदा हो रहे हैं, राजा के घर पैदा हो रहे हैं, या बहुत बड़े वकील के घर पैदा हो रहे हैं, तो जन्म के आधार पे जो आपको जो है सुविधा मिल रही है ना, सुविधा की आपको टैक्स नहीं देना है, आपके बच्चे बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ेंगे, ये सारी सुविधाओं को उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। सबको कहा कि समान हैसियत रहेगी, कानून के सामने जो है सारे लोग बराबर रहेंगे, और जिसके पास जितनी संपत्ति है वो संपत्ति को रख सकते हैं। पहले जो है फ्रांस में बहुत ज़्यादा जो संपत्ति जमीन जायदाद थी वो चर्च के नाम से होती करती थी, तो चर्च के नाम से इस पूरी जो है इसको ख़त्म कर दिया गया कि अब जो ज़मीन है लोगों के नाम से रहेगी, चर्च के नाम से नहीं रहेगी। तो उसने क्या किया कि जो डच रिपब्लिक है, स्विट्जरलैंड, इटली, इसके जितने भी पड़ोसी देश थे, जर्मनी जर्मनी उस टाइम प्रूसिया थे, प्रूसिया बोलते थे, तो वहाँ के जो प्रशासनिक विभाग थे उसको भी बहुत जो है ढीला ढाला कर दिया कि वहाँ पे प्रशासन करने की सुविधा जो है ठीक ठाक होगी। उसने किसान जो थे, किसानों को टैक्स देने के लिए टैक्स किसको देते थे, जैसे जमींदारी व्यवस्था थी वहाँ पे भी, तो वो क्या करते थे, टैक्स जो है गांव के जो बहुत गांव या शहर के जो बड़े आदमी थे उनको किसान टैक्स देते थे। अब वो सामंत या जमींदार क्या करते थे, किसानों से बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स वसूलते थे, किसानों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, उनको जैसे कि फैसिलिटी नहीं देते थे कि वो लोग किसान कर अच्छे से खेती कर सकें। तो बहुत सारे किसानों को दिक्कत थी, अगर कहीं बाढ़ सूखा पड़ गया, किसानों की फसल बर्बाद हो जाती थी, तो ऐसा नहीं था कि सामंत जो है उनको कर माफ़ कर दे कि आपको कर नहीं देना है, ज़बरदस्ती उनसे टैक्स जो है लिया करते थे। तो इसने क्या किया नेपोलियन बोनापार्ट ने कि जो सामंती व्यवस्था थी इसको भी क्या कर दिया, बंद कर दिया, और किसानों को ये बोला कि जो भी शुल्क दे रहे हो आप जागीर के रूप में वो बंद हो जाएगा, अब जितना भी टैक्स देना है वो सरकार को डायरेक्ट में टैक्स देना है। शहर में भी प्रचलित कुछ शिल्प मंडलियाँ थी, उनको भी जो है शिल्प मंडलियाँ का मतलब जो हाथ से लोग कारीगर थे उनके लिए भी ढेर सारी चीज़ें फैसिलिटी दी कि उनके लिए मार्केट खुलवाए। फिर से यातायात और संचार, जैसे कि उसने अपने वहाँ पोस्ट ऑफिस बनवाए थे, टेलीग्राम से जो आप जा सकते हैं, रोड्स बनवाए, ढेर सारे डैम्स बनवाए, लोगों के लिए कुआं बनवाया था कि पानी वानी पी सकते हैं वहाँ पे जा कर के, ढेर सारा चीज़ जो है डेवलपमेंट का काम किया। अब लोगों को ये लगा कि जनता की प्रक्रिया क्या थी, अब जनता की ये प्रक्रिया थी कि जो किसान थे वो खुश थे कि नेपोलियन ने बहुत अच्छा काम किया, कारीगर कामगार सारे लोग ने इसका जमकर स्वागत किया कि नेपोलियन बहुत अच्छा कर रहा है। तो सारे लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि नहीं सही बात है, एक ऐसा कानून होना चाहिए और एक मानक पद्धति होना चाहिए और एक साझा मुद्रा होनी चाहिए, यानी एक ही करेंसी हो जो पूरे फ्रांस में चले, ये लोगों के समझ में आ जाए, वो चाहते भी थे। इंडिया में करेंसी को क्या बोलते हैं, रुपया बोलते हैं, वैसे ही वहाँ पे बोलते हैं लीवर, वहाँ की जो फ्रांस की करेंसी है उसको लीवर बोलते हैं। तो वहाँ पे जो लीवर नाम की जो करेंसी थी वो चाहते थे कि पूरे के पूरे फ्रांस में चले, और इससे क्या हो गया कि उनके जो व्यापार में जो है ढेर सारी सुविधा जो है होने लगी थी। जिन भी इलाकों पे क्या हुआ कि नेपोलियन ने अटैक करके कब्जा किया था, वहाँ पे क्या था कि फ्रांसीसी शासन के बारे में मिली जुली प्रतिक्रिया थी कि शुरू में क्या होता था कि जो फ्रांस की जो सेना थी, अभी वहाँ के जो लोग रहते थे ना, पहले ये देखते थे कि जो फ्रांस की सेना उनके लिए अच्छा कर रही है, लेकिन धीरे धीरे जब समय जब बीतने लगा तो उनको समझ में आ गया था कि नहीं, जो नई शासन व्यवस्था है उसमें राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ कि डेवलपमेंट विकास तो कर रहा था नेपोलियन, लेकिन उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे जो है टैक्स में क्या करने लगा, बढ़ोतरी करने लगा, और वहाँ पे जो है सेना में भर्ती जो है अनिवार्य कर दिया है कि हर एक परिवार से जो है सेना में एक एक लोग जाएंगे, तो भर्ती हो गया। तो लोग इससे परेशान हो उठे कि यार पहले तो टैक्स कम देना पड़ता था, अब आप ही जो है टैक्स बढ़ा रहे हो और ज़बरदस्ती कह रहे हो कि सेना में भर्ती होना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जो है नेपोलियन का जो विरोध जो है अलग अलग राज्यों में शुरू होने लगा, और फाइनली जो है इनको 1815 में वाटरलू में वो जो क्रांति हुई, युद्ध हुआ, उसमें जो नेपोलियन बोनापार्ट हार गया और फ्रांस को इससे मुक्ति मिल गई। तो क्रांति से पहले स्थिति क्या थी, जब फ्रांस में जो क्रांति, उससे पहले फ्रांस की स्थिति क्या थी, हमने देखा कि 18वीं सदी से मध्यकाल में यूरोप वैसा राष्ट्र नहीं था। देखा ना कि आज जो है 2020 में जो अलग अलग बहुत बड़े बड़े देश हैं, बहुत छोटे छोटे देश हैं, लेकिन उस टाइम में जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये अलग अलग प्रांतों और साम्राज्यों में बटे हुए थे। साम्राज्य मतलब कि वहाँ पे अलग अलग राजाओं का शासन होता था, और हर शासक का अपना जो है एक स्वतंत्र इलाका हुआ करता था।
पूर्वी, अगर पूरब की बात करें और मध्य यूरोप की बात करें, तो वहाँ पे जो शक्तिशाली राजा थे, वहाँ विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे और उन लोगों की कोई साझा पहचान नहीं होती थी। ये राजा बोलता था कि हम ऐसे करेंगे, दूसरा राजा बोलता था ऐसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चलती थी और एक खास राजा के प्रति उनका समर्था था, समर्पण था, उसमें समानता की जो पुष्टि करता था। मतलब कि एक राजा के अंदर में जितने लोग हैं वो अपने राजा को मानते थे, अगर बगल वाले में जो राजा है वो अपने राजा को मानते थे। अब ये राजाओं में दोस्ती नहीं हुआ करती थी, उनके अंदर में ये नहीं था कि हम इस देश के हैं या फिर ये चीज़ के लिए हैं, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया जाता था। तो असमानता जो है बहुत ज़्यादा विद्यमान थी। लेकिन जैसे ये क्रांति हुई, प्रजातंत्र वाली क्रांति हुई, तो इसके कारण क्या हुआ कि लोगों के अंदर में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और अन्य देशों में भी फैली। अब आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम ये पढ़ेंगे कि अलग अलग देशों में ये क्रांति कैसे हुई और इसका प्रभाव क्या पड़ा, वहाँ पे कैसे राजतंत्र को ख़त्म किया गया, लोकतंत्र की स्थापना की गई। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे जो है आपको ढेर सारे जानकारियाँ मिलती रहेंगी और आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अब चूँकि लॉकडाउन का समय है, तो लॉकडाउन के समय में अब स्कूल्स खोलने मुश्किल हैं और स्टडी मटेरियल भी बहुत ज़्यादा कम है हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। तो मैं ये प्रयास करूँगा कि आपके लिए डेली 2 या 3 वीडियो लेके आता रहूँ कि आप अपने घर पे ही अच्छे से पढ़ाई कर सकें और चीज़ों को समझ सकें। एक चीज़ और, आप जब ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो वीडियो को पॉज कर कर करके जितने यहाँ इस नोट्स क्या बोल सकते हैं, इस वीडियो से आप नोट्स बना सकते हैं कि हेडिंग डाल डाल करके लिखने का प्रयास करिए। जब ये लिखेंगे तो आपको चीज़ें जो है ढेर सारी चीज़ें समझ में आती भी रहेंगे। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।